हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। और आज अपन इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एफ कैट 2021 नोटिफिकेशन के बारे में पूरी कंप्लीट डिस्कशन रखेंगे। बेसिकली आपको पता ही होगा, एफ कैट का सेकंड एग्जाम का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। अपन बात करेंगे एग्जाम डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी के ऊपर में, और किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, वो सारी बातें अपन डिस्कशन में लाने वाले हैं। आपको जैसे पता होगा, एफ कैट का एग्जाम साल में 2 बार होता है। ये सेकंड एग्जाम है 2021 का। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट इसे कहते हैं, फॉर टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। ये आपका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एक तरह से पैम्पलेट समझ लें, जो इंडियन एयरफोर्स ने अपना रिलीज किया है फॉर कोर्स कमेंसिंग इन जुलाई 2021। जो जुलाई 2021 का जो आपका सेकंड वाला बैच है इंडियन एयरफोर्स का, उसके लिए ये आपका एग्जाम होगा, एफ कैट का सेकंड एग्जाम। ठीक है, 2 बार होता है साल में, ये आपका सेकंड टाइम है। क्लियर। और इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन अभी अपन आगे करेंगे। बस ये आपको दिखा रहा था कि मतलब नोटिफिकेशन आपकी आउट हो चुकी है और ये बिल्कुल रियल न्यूज है। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बिल्कुल भी ये बात ही नहीं पता कि व्हाट इज एफ कैट एग्जाम, ठीक है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे छोटे छोटे 2-3 पैराग्राफ डाल दिए हैं, तो आप इसे डिटेल में वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि ये एक सिलेक्शन प्रोसेस है क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर्स इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटीज, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए। ठीक है, तो फ्लाइंग के लिए भी, फ्लाइंग ऑफिसर्स और ग्राउंड ड्यूटीज ऑफिसर्स का एक क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर्स के लिए सिलेक्शन एग्जामिनेशन है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल। आप में इसमें मेल एंड फीमेल सभी लोग, सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो उसी के बारे में है थोड़ा सा 2-3 पैराग्राफ, आप इसे देख सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं बस आपको मेन मुद्दों पे आता हूं और सारी बातें बताता हूं कि क्या सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो 2 तरह की पोस्ट यहां पे होती हैं, एक पीसी और एक एसएससी। पीसी स्टैंड फॉर परमानेंट कमीशन और एसएससी स्टैंड फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो एफ कैट में 2 तरह के कमीशन होते हैं, एक परमानेंट कमीशन होता है, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। परमानेंट कमीशन क्या होता है फॉरमैन, कि जो कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे इंडियन एयरफोर्स को, वो कब तक सर्व करेंगे, टिल द एज ऑफ सुपर एनुएशन एज पर देयर ब्रांच और रैंक। कैंडिडेट ज्वाइनिंग एज पीसी ऑफिसर्स वुड कंटिन्यू टू सर्व टिल द एज ऑफ सुपर एनुएशन। लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है, उसमें जो भी ऑफिसर्स रहेंगे वो कब तक करेंगे सर्व अपने कंट्री को या इंडियन एयरफोर्स को, अप टू 14 ईयर्स ओनली। द एंगेजमेंट पीरियड फॉर एसएससी फ्लाइंग ब्रांच इज 14 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग। ठीक है, नॉट एक्सटेंडेबल, मतलब इसको बढ़ाया नहीं जा सकता 14 साल से ऊपर फ्लाइंग ब्रांच के लिए। ठीक है, एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसके अलावा जो आपका ग्राउंड ड्यूटी के लिए, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, इनिशियल जो टेन्योर रहेगा वो आपका 10 इयर्स का टाइम पीरियड के लिए रहेगा। और उसके अलावा जो अगले 4 इयर्स का आपको एक्सटेंशन मिलेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं उसको और 4 इयर्स एक्सटेंड करना, आपकी विलिंगनेस पे, सुइटेबिलिटी पे, सर्विस रिक्वायरमेंट की कितनी सर्विस रिक्वायर्ड है इंडियन एयरफोर्स को, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज पे ये बात डिपेंड करेगी कि जो भी आपकी ग्राउंड ड्यूटीज हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में, जो भी आपके शॉर्ट सर्विस कमीशन के कैंडिडेट्स रहेंगे, तो क्या उनको आगे 4 ईयर का टेन्योर एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये पीसी और एसएससी 2 कमीशन होते हैं, और जो आपकी पूरी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं वो पीसी और एसएससी को मिला करके हुई हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखना आप लोग। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया कि पीसी और एसएससी क्या होता है। अब बात करेंगे अपन वैकेंसीज के बारे में, तब आपको पूरा समझ में आएगा कि कितनी एफ कैट में वैकेंसीज आई हैं। सो टोटल ऑफ 235 वैकेंसीज जो हैं आपके सीडीएस ने रिलीज करी हैं एफ कैट में। ठीक है, और 235 टोटल वैकेंसीज है, लेकिन अभी ये टेंटेटिव है, मतलब इसको कभी भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, तो इनको कभी भी वो चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी फर्दर नोटिफिकेशन। ये पूरा का पूरा उनके हाथ में है। ठीक है, लेकिन अभी जो उन्होंने वैकेंसीज रिलीज करी हैं 235, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे कि भाई किस किस की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो जैसे फ्लाइंग ब्रांच में सारी आपकी कौन सी वैकेंसी हैं, सारी आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन है, कोई भी परमानेंट कमीशन वैकेंसी फ्लाइंग ब्रांच में नहीं है। यानी आपका जो टेन्योर रहेगा वो केवल और केवल 14 ईयर्स का रहेगा, केवल और केवल 14 ईयर्स का फ्लाइंग ब्रांच में आपका टेन्योर रहेगा, इंडियन एयरफोर्स को आप सर्व करोगे। ठीक है, तो एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन की फ्लाइंग ब्रांच की 69
आपकी वैकेंसीज है। ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल की, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ये आपका इलेक्ट्रिकल वाली वैकेंसी है, ठीक है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की ये इलेक्ट्रिकल वैकेंसी है और ये मैकेनिकल वाली वैकेंसी है, ये आपका मैकेनिकल की है, ठीक है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की आपकी परमानेंट कमीशन की 27, शॉर्ट सर्विस कमीशन की 40। इसी तरह जो मैकेनिकल वाली है उसमें परमानेंट कमीशन की 12 एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन 17 वैकेंसीज आर देयर इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल। क्लियर। सो इट इज अ ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल वैकेंसीज। नाउ ग्राउंड ड्यूटी में जो नॉन टेक्निकल वैकेंसीज हैं, जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अकाउंट्स एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है, ये तीन आपके नॉन टेक्निकल में आते हैं ग्राउंड ड्यूटी में। In logistics, there are 9 permanent commission and 16 short service commission. Similarly, in accounts, 6 permanent commission, 12 short service, and administration also there are 12 permanent commission vacancies and 21 शॉर्ट सर्विस कमीशन वैकेंसीज। क्लियर। तो आपको पूरा पूरा ध्यान से ये सारी चीजें देखना कि भाई आप किसके लिए अप्लाई करने जा रहे हो और उसकी कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी फिजिबिलिटी है एग्जाम की, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपको डरा नहीं रहा, जो नोटिफिकेशन में वो सारी बातें बता रहा हूं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर रहे। अब बात कर लेते हैं कि कब नोटिफिकेशन रिलीज होगा, कब आप फॉर्म फिलअप करोगे, कब एग्जाम डेट रहेगी, कब एडमिट कार्ड आएगा और कब आएगा रिजल्ट। तो नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, लेकिन ऑफिशियल एक और 1 जून को रिलीज होगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट होगा 1 जून से 30 जून तक, मतलब पूरे 1 महीने आपका एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा, 1 मंथ तक। इसके बाद जो एग्जाम होगा लास्ट डेट से आफ्टर 50 डेज के बाद आपका 21 और 22 अगस्त को आपका एग्जाम डेट रहेगा। ध्यान रखिएगा अभी ये सारी डेटें टेंटेटिव हैं, कुछ भी अभी फिक्स्ड नहीं हुआ है, ये चीजें बाद में बदल भी सकती हैं, ठीक है। पूरा ध्यान रखिएगा, डिस्क्लेमर में टेंटेटिव है सारी चीजें। एग्जाम डेट आपका 21 अगस्त से 22 अगस्त में हो सकता है। एडमिट कार्ड आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में रिलीज करेगा आपका सीडीएस, और रिजल्ट आपका अक्टूबर 2021 में आएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में जो आपका फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करेंगे उनको सिर्फ पेपर 1 देना पड़ेगा, जो पेपर 1 होगा उसी बस को देना पड़ेगा फ्लाइंग ब्रांच को। लेकिन ईकेटी यानी इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट उनको देना पड़ेगा जो आपका टेक्निकल के लिए भी अप्लाई करेंगे। ग्राउंड ड्यूटी में जो आपका टेक्निकल के लिए अप्लाई करेंगे उनको ईकेटी वाला भी एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लाइंग ड्यूटी यानी ये आपका कॉमन है, ये सभी को देना है, ऐसा नहीं है टेक्निकल या नॉन टेक्निकल वाले नहीं देंगे। पेपर 1 सभी को देना है, लेकिन जो फ्लाइंग ड्यूटी वाले हैं फ्लाइंग को आपको ईकेटी देना जरूरी नहीं है। ईकेटी आप जब ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल के लिए जाएंगे तो ही मैंडेटरी है पेपर 2 वाला एग्जाम, ठीक है। ये आपका पेपर 2 है। चलिए, तो इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 300 मार्क्स का पेपर रहेगा, यानी 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, 300 मार्क्स का पेपर होगा। 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स का आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग जो इसमें होगी वो भी आपको ध्यान रखना है, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल है 1/3 की, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपके कटेंगे, ठीक है। चलिए, आप को मैं बता दूं जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश के 30 रहेंगे, क्वांट के न्यूमेरिक एबिलिटी जिसको कहते हैं 15 रहेंगे, और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। उसके अलावा जैसे आप टेक्निकल में मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ये पेपर देना पड़ेगा, मतलब ये आपकी सब्जेक्ट्स रहेंगी, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ईकेटी वाले पेपर के लिए, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट के लिए ये सारे आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का सभी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एंड 150 मार्क्स का आपका टोटल पेपर 2 का ओवरऑल मार्क्स रहेगा। 45 मिनट्स का आपको टाइम रहेगा इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट के लिए, ईकेटी वाले एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपन देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नेशनैलिटी, दैट कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। कैंडिडेट को भारत का आम नागरिक होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा एज लिमिट अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग है, फॉर डिफरेंट ब्रांचेस देयर आर डिफरेंट एज लिमिट्स। एंड एज लिमिट क्या है, 2 ब्रांच है। कौन सी? पहली तो फ्लाइंग ब्रांच है, फ्लाइंग ब्रांच, और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बोथ, ठीक है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बोथ। तो फ्लाइंग ब्रांच की जो एज लिमिट है वो है आपकी, कैंडिडेट की जो एज है वो 20 से 24 इयर्स के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। कहां से कहां होनी चाहिए? 20 से 24 इयर्स। कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 20 एंड 24 इयर्स। क्लियर।
अच्छा, लेकिन 2 साल का एज रिलैक्सेशन है, देयर इज अ एज रिलैक्सेशन फॉर 2 years फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग अ कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। क्लियर? द अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट हैविंग कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस इज रिलैक्स्ड अप टू 26 years। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले से कॉमर्शियल पायलट रह चुके हैं, उनके पास लाइसेंस है, उन्होंने कॉमर्शियल प्लेन्स उड़ाए हैं, उनको 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी तरह ग्राउंड ड्यूटी का जो आपका कैंडिडेट की एज है वो 20 से 26 years की होनी चाहिए। ठीक है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बोथ के लिए 20 से 26 years के आपकी एज होनी चाहिए। तो आप अपनी एज देख लेना। ठीक है, और जहां तक है ये एज आपकी काउंट हो रही है 1 जुलाई से, वो आप देख लेना कहां से काउंट हो रही है, लेकिन यही रहेगा। ठीक है, मोटा मोटा 22, 24, 22, 26, है ना। अब चलिए, बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई सारी बातें हो गई, लेकिन एक बात रह गई, और वो हमारी रह गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, कि आपका किस किस ब्रांच के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए सबसे इजी है, मैंने बहुत ही कॉमन पॉइंट्स उठाए हैं, बहुत पूरा बड़े बड़े पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ऑब्वियसली ना ही आप उतना ज्यादा स्टडी करेंगे और ना ही मैं यहाँ पे बताऊंगा तो आप मुझे सुनेंगे। मैंने बहुत ही कॉमन ग्राउंड ड्यूटी और आपका ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों और फ्लाइंग ब्रांच का बहुत ही सबसे कॉमन, जो लगभग यहाँ पे 90 से 95% कैंडिडेट्स इसी क्राइटेरिया में आ जाते हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे कि कैंडिडेट्स शुड हैव मैंडेटरी पास्ड विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन ईच मैथ्स एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल। ठीक है, तो ये आपका टेक्निकल के लिए भी सेम रहने वाला है, चाहे वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बात करें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, या आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल की बात करें, तीनों कंडीशन में फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, आपको स्कूल में 12th क्लास में मैथ्स सब्जेक्ट होनी नेसेसरी है, फिजिक्स और मैथ्स में 50% से ज्यादा मार्क्स होने नेसेसरी हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए इसके बाद आपका 3 years का ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद 60% मार्क्स एलिजिबल आप रहेंगे फॉर फ्लाइंग ब्रांच के लिए। बट टेक्निकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको 4 years का आपका बी यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक की डिग्री आपके पास होनी ही होनी चाहिए, तभी आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में मिनिमम 4 years डिग्री ग्रेजुएशन फॉर एंड इसके अलावा आपके पास इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन भी होगा तो चलेगा, जैसे कि अगर आपका बीटेक और एमटेक साथ में आपने इंटीग्रेटेड कर लिया है 5 साल का, वो भी बिल्कुल चलेगा। और इसके अलावा अगर आपने टेक्नोलॉजी पढ़ी है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो भी आपकी डिग्री यहाँ पे वर्क करेगी। उसके अलावा सेम चीज आपकी मैकेनिकल में लगेगी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जो मैकेनिकल वाली आपकी टेक्निकल पोस्ट है, सेम चीज वही है जो ऐसे आपकी इलेक्ट्रिकल के लिए थी। ग्राउंड ड्यूटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही बात करें अगर ग्राउंड ड्यूटी में, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको 10+2 में पास होना चाहिए। ठीक है, पास आप होने चाहिए, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, वो 3 साल का आपका डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट और क्लियर्ड सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएटेड मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। क्लियर? तो ये आपका थोड़ा सा ग्राउंड ड्यूटी में देख लेना, नॉन टेक्निकल वाले में आप फिल हो पा रहे हो कि नहीं, बाकी सारी जगह पे आप फुलफिल हो रहे हो टेक्निकल। और मोस्टली वही बच्चे अप्लाई करते हैं जो बीटेक करे रहते हैं, तो बीटेक वाले बच्चे फ्लाइंग ब्रांच और टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों के लिए एलिजिबल हैं। मैं कॉमन कैंडिडेट्स के बारे में बता रहा हूं, पर्टिकुलर किसी एक कैंडिडेट के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, बात को समझिएगा। ठीक है, डिस्क्लेमर में मैं ये चीज भी डाल देता हूं आपके लिए। चलिए, तो यही सारी इंफॉर्मेशन थी और अपन ने सारी बातें देख ली भाई। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ एज देख लिया, एग्जाम पैटर्न, कब नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है, डेट्स, एग्जाम रिजल्ट, सब कुछ क्या होती हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी वैकेंसी है, किस किस तरह की वैकेंसी है, सारी अपन ने देख ली। और मुझे नहीं लगता कोई भी मन में आपको डाउट होगा इस एफकेट एग्जाम के लिए। चलिए, तो गाइज अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो इन सारी कैटेगरीज को, क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं और विलिंगली ज्वाइन करना चाहते हैं और अपने नेशन को सर्व करना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स को सर्व करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को फिलअप करिए और ट्राई करिए अपने देश के लिए कुछ करने का। चलिए, इसी के साथ गाइज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे वाली बोर्ड को। मिलेंगे अपन अगले सेशन में। टिल नाउ टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइज, बाय बाय।